हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है ईवीएम वीवीपैट। ये हमारे अप्रैल मंथली मैगजीन 2024 का थर्ड वीडियो है जिसमें हम पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने बाकी दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इसके बाद देख लें, है ना, और आपकी विजन मंथली मैगजीन को अच्छे से कंप्लीट कर लें आप। तो चलिए ये जो टॉपिक है इसको हम शॉर्ट में देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें डिटेलिंग बहुत ज़्यादा दी गई है, लेकिन हमारे एग्ज़ाम यूपीएससी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इतनी डिटेलिंग हमको नहीं ज़रूरत है, और जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भाई ये न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि अभी एडीआर ने, एसोसिएशन ऑफ फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक पटिशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, है ना। उन्होंने ये कहा था कि भाई पॉसिबिलिटी है ईवीएम्स के मैनिपुलेशन की। तो उन्होंने 3 रिक्वेस्ट बोली कि भैया रिटर्न करो बैलेट पेपर्स के, और प्रिंटेड स्लिप्स जो हैं उनको वोटर्स के हाथ में दो ताकि वो वेरीफाई कर सकें और फिर वही वोटर स्लिप्स को वो बॉक्स में डाल सकें, बैलेट बॉक्स में डाल सकें। और 100% काउंटिंग ऑफ वीवीपैट स्लिप्स होनी चाहिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता है कि ये तीनों की तीनों जो विशेष हैं, जो पटिशन है, उसको क्या कर दिया है, उसको खारिज कर दिया है। इन तीनों को ही उन्होंने मना कर दिया है। और लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने मना करने के बाद कुछ किया है कि हाँ, उन्होंने कुछ डायरेक्शंस दी हैं ताकि ऐसा ना हो पब्लिक को ऐसा लगे कि अरे ये सुप्रीम कोर्ट भी हमारा कुछ साथ नहीं दे रहा है। उन्होंने ना कुछ डायरेक्शंस दी हैं ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ सके ईवीएम वीवीपैट पे। तो ये कुछ इतनी जानने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन आप एक बार अपने साइड से भी देख लेना, आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि उन्होंने क्या बोला है कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ सिंबल लोडिंग यूनिट्स होनी चाहिए जिसको साइन किया जाएगा, जो कैंडिडेट्स हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव कैंडिडेट्स हैं, उनके द्वारा साइन किया जाएगा और उनको एक स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा ईवीएम के साथ। और कितने दिन तक के लिए रखा जाएगा? 45 डेज़ के लिए रखा जाएगा। ये क्वेश्चन कोई आपसे फ्री में नहीं पूछने वाला है, बस तसल्ली के लिए इसको देख लो। 45 डेज़ के लिए रखा जाएगा। कब कब तक के 45 डेज़? आज जैसे रिजल्ट अनाउंस हुआ है उसके 45 डेज़ तक। ये ऐसा क्यों? ताकि अगर कोई इशू रेस करता है कि भाई यहाँ पे तो धांधली हुई है वोट काउंटिंग में, तो उसको निकाल के और फिर से दोबारा से काउंटिंग की जा सके। और ऐसा ही है कि अगर आपको करवाना है तो वो पोस्ट 7 डेज़ ऑफ अनाउंसमेंट रिजल्ट्स के होना चाहिए, और जो 2 रनर कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा एक रिटर्न रिक्वेस्ट आनी चाहिए, तब जाके ईवीएम की जो वंट मेमोरी है उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। और अगर आप मेंस में कोई क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा आप उसको डायग्राम बना के लिख भी सकते हैं, जर्नी ऑफ ईवीएम वीवीपैट में। ठीक, तो भाई क्या होता है, पहली बार ईवीएम कब यूज़ की जाती है? 1982 में। ठीक है, एक मिनट। ठीक, तो पहली बार कब यूज़ किया गया था? 1982 में, केरला के बाई इलेक्शंस में। ओके, फिर 1989 में जो आरपी एक्ट है 1951 का, उसको अमेंड किया गया था ईवीएम यूज़ के लिए। फिर 2004 में, देखो अगर कोई भी चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कैसे हमने इम्प्रूव किया है, तो आप उसमें ये बहुत अच्छे से कोट कर सकते हैं कि 1989 में हमने आरपीए 1951 को अमेंड किया था ताकि हम ईवीएम को यूज़ कर सकें। तो ये छोटे छोटे पॉइंटर्स जो है ना, वो आपके आंसर्स को और कंटेंट रिच बनाते हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। फिर 2004 में ईवीएम को पूरे जनरल इलेक्शंस में अडॉप्ट कर लिया गया था। ठीक है, जब से ये हमारे 2004 से चलते हुए आ रहा है। फिर 2013 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड वीवीपैट, है ना। वीवीपैट क्या है? जिसमें से वो स्लिप्स निकलती है ना, वो है। तो वीवीपैट को मैंडेट कर दिया गया था। और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया, कौन से? एन चंद्रबाबू नायडू और अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, कि 5 ईवीएम्स पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी और असेंबली सेगमेंट इन अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में यूज़ मस्ट गो वीवीपैट वेरिफिकेशन। उसका वेरिफिकेशन भी होगा, क्योंकि आपने देखा होगा उस टाइम पे कितना हो हल्ला मच रहा था कि अरे कोई भी बटन दबाओ वोट तो बीजेपी को ही जाता है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, और ये सब चीज़ें झूठी हैं या मतलब ये, क्योंकि ये सब चीज़ें ना ऐसे सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं कि अरे इलेक्शंस में धांधली हुई है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं जब ये बाहर जाती हैं, इंडिया की बाहर जाती हैं बातें, तो हमारी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है
इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई वो वीवीपैट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगी, है ना। फिर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में और ईवीएम के बारे में बताया उन्होंने कि थोड़ी सी उन्होंने क्या दे रखी है, डेफिनेशन दे के रखी है कि ये पोर्टेबल होती है, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट होता है। फिर इसमें 3 यूनिट्स होती हैं, बैलेट यूनिट जिसमें वो कीज़ होती हैं जिसको आप ऐसे प्रेस करते हैं वोट देने के लिए, उसमें 16 बटन्स कीज़ होती हैं। फिर एक कंट्रोल यूनिट रहती है, ठीक है, इसको मास्टर यूनिट भी बोलती है, और ये पोलिंग या प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ही रहती है। देखो जैसे ही चुनाव हो जाते हैं ना, तो ये कंट्रोलिंग यूनिट जो रहती है ना, इसका ऑफ बटन दबा देते हैं, और जैसे ही ऑफ बटन दब जाता है तो फिर कोई भी वोट नहीं दे सकता है। इससे बूथ कैप्चरिंग का रिस्क जो है वो निगेट होता है, ठीक। फिर वीवीपैट होता है, आप सब जानते हैं वीवीपैट क्या होता है ना। फिर 7 सेकेंड्स के लिए विंडो ऐसे एक भी बजती होगी, आप लोगों ने देखा होगा। तो ऐसे कोई भी नहीं है कि आपने एक बटन दबा दिया फिर उसके बाद कोई नहीं देख रहा है तो आपने एक बार और उसको वोट दे दिया, नहीं, क्लोज हो जाती है विंडो 7 सेकेंड या 1 मिनट करीब के लिए। और जैसी आपकी स्लिप आती है और एक आवाज़ आती है, एक लाइट जलती है, तो फिर वो बाहर जो बैठे रहते हैं लोग बाग, वो आपको बुला लेते हैं कि चलिए आ जाइए, दूसरा वोटर आ रहा है ना। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। देन अब भाई ईवीएम के एडवांटेजेस क्या हैं, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ जाता है तो क्या है, एडवांटेजेस क्या है भैया ईवीएम वीवीपैट के, तो ये अच्छे से सुनने आप लोग ध्यान से कि इसमें कोई भी एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो कोई हैकिंग वगैरह का सीन हो ही नहीं सकता है, बैटरीज पर रन होता है, और अगर बैटरी बंद भी हो जाती है ना तो बहुत केयरफुली उसको चेंज किया जाता है। अगर आपको इसके बारे में और अच्छे से जानना है ना, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यूट्यूब पर चैनल है, उन्होंने 15 मिनट्स में बहुत अच्छे से ना पूरी की पूरी प्रोसेस बताई है, ईवीएम को कैसे यूज़ किया जाता है। तो वो एक मतलब डॉक्यूमेंट्री टाइप की है शॉर्ट, तो आप उसको जाके देख सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग इट और नोइंग इट, है ना। बाकी एग्ज़ाम के लिए तो हमें इतना ही जानना है। और इनवैलिड वोट्स का सिनेरियो नेगेट करती है, कैसे, अभी अपन ने देखा ना क्या होता है, वीवीपैट है उसमें, तो हमारा वोट किसको जा रहा है, हमने जिसको दिया उसको जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो वैलिड है इनवैलिड है ये चीज़ हमको मालूम चल जाएगी ना। तो इनवैलिड वोट का सिनेरियो ऐसे वो निगेट करती है। फिर क्या कि 4 वोटर्स पर मिनट से ज़्यादा वो परमिट ही नहीं करती है, तो बूथ कैप्चरिंग हो ही नहीं सकती। और बूथ कैप्चरिंग इसलिए भी नहीं हो सकती क्योंकि अभी हमने आपको पर बताया था कंट्रोल यूनिट का जब भी अगर क्लोज बटन दबा दें, जैसे लगता है बूथ कैप्चरिंग हो रही, क्लोज बटन दबा दो भाई, लो अब कर लो तुम वोट, है ना। फिर क्या है, बाय प्रेसिंग टोटल बटन, उसमें एक टोटल बटन होती है, उसमें क्या होता है कितने वोट्स पोल किए गए हैं ये मालूम चल जाएगा अभी तक के टाइम में, है ना। रिजल्ट नहीं बताती है वो, कैंडिडेट वाइज रिजल्ट नहीं बताती है टोटल बटन। अगर क्वेश्चन आ जाए प्रीलिम्स में कि टोटल बटन से जो है कैंडिडेट वाइज रिजल्ट पता चल जाता है वोट्स का, तो नहीं, ऐसा नहीं, बस ये बता दी कितने वोट्स अभी तक पोल हुए हैं, ताकि हम लिस्ट से मैच भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात है ईवीएम को प्री प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है किसी के भी द्वारा, ठीक। तो भाई पहले एक थोड़ा सा ये प्रीलिम्स वाला फैक्ट है, ये देख लेते हैं कि गोवा जो था वो पहला स्टेट था जिसने वीवीपैट्स का यूज़ किया था ऑल ईवीएम्स में 2017 के लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन में, तो ये थोड़ा आप याद रख लें। आप मीन्स में भी इसको कोट कर सकते हैं। फिर वीवीपैट जो है वो फुली डिप्लॉय हुई थी 2019 लोकसभा जनरल इलेक्शन में, ये अभी हमने ऊपर देखा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया था, है ना। फिर अब है कंक्लूजन। देखिए हमने कहा था ना आपसे हम इसको हम बहुत ही छोटे में करेंगे क्योंकि ये छोटा सा ही टॉपिक है। जैसे नीड, देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरत है, हम लोगों के बीच में पीपल के बीच में और उनके रिप्रेजेंटेटिव कैंडिडेट के बीच में एक ट्रस्ट बिल्डअप कर सकें, है ना। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी है उस पर भी लोगों का जो विश्वास है वो बढ़ा सके, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि अरे वोट देने जाने की क्या ही ज़रूरत है जब धांधली हो रही है। नहीं भाई, ये एक डेमोक्रेसी है जहाँ पे लोग बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। ये जो पूरी इलेक्टोरल मशीनरी है वो उसको हम जितना मजबूत हो सके उतना मजबूत बना सके, इससे हमारी डेमोक्रेसी भी बहुत ही स्ट्रेंथन होगी, ठीक है। और लोगों की इंश्योर दैट वॉइसेस एंड चॉइसेस ऑफ ऑल सिटीजन्स आर वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड, ठीक है।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, और आपने इस चीज़ के नोट्स भी बनाए होंगे ताकि आप एंड में इनको देख सकें। ठीक, चलिए तो अब हम ना न्यूज़ इन शॉर्ट देखने की कोशिश करते हैं। डोंट वरी, बाकी के जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं ऊपर, आई थिंक 3 टॉपिक्स अराउंड बचे हुए हैं, तो हम उनको नेक्स्ट वीडियोस में देख लेंगे, जो कि थोड़ी लेंदी होंगे, लेंदी नहीं मतलब 20 मिनट्स की होंगी। तब तक हम ये शॉर्ट देख लेते हैं, न्यूज़ एंड शॉर्ट देख लेते हैं। ये भी इलेक्शन से रिलेटेड है, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, और सुनो ये जो है वो प्रीलिम्स मेंस के लिए बहुत अच्छे पॉइंटर्स बनाता है। कैसे बनाता है कि अगर आपको कोई बोले, अगर आपको क्वेश्चन आता है इंक्लूसिव डेमोक्रेसी के उस पर, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो होम वोटिंग स्टार्ट की है, उनकी मोटो नो वोटर इज लेफ्ट बिहाइंड के अंडर, जिसमें एक क्या होगा, कोई भी पर्सन है जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, जो कि 40% का बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, और कोई भी सिटीजन है, कोई भी एज्ड सिटीजन है जो कि 85 ईयर्स अबव है, वो इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। और क्या ये ऐसी कर दी जाएगी कि कोई भी एक इंसान चला गया अपना वोट रजिस्टर करवा के ले आया? नहीं, ये फुल अकाउंटेबिलिटी के साथ किया जाएगा। इसमें ना पूरा स्टाफ मौजूद होगा, है ना, और जो ऑफिसर्स वगैरह हैं वो भी मौजूद होंगे। ठीक है, फिर क्या है हमारा नेक्स्ट, क्या है अदर स्टेप्स, कोई और ऐसे और स्टेप्स लिए हैं क्या इलेक्शन कमीशन ने? हाँ, लिए हैं। क्या है? अबॉलिशिंग फॉर्म एम फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स। अभी क्या होता था, जो कश्मीरी माइग्रेंट्स है ना, जो जिनको ऐसे क्या बोलेंगे, जो जिनको ऐसे निकाल दिया था कश्मीरी पंडित टाइप, उनको ना पहले फॉर्म एम भरना होता था, और उसके साथ ना अपना एक वहाँ के जो कोई भी ऑफिसर है उनसे साइन करवाना पड़ता था, तो बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस हो जाता था। तो अभी उन्होंने क्या बोला है, अभी उन्होंने ये कर दिया, इसको अबॉलिश कर दिया है, और एक सेल्फ डिटेस्टेशन वो अटैच करके और वहाँ पर वोट दे सकते हैं। बाकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है काउंटिंग की, वो पूरी ऑफिसर्स के ऊपर ही रहेगी। जो वोटर्स हैं उनको इतना कोई मतलब क्राइटेरिया फॉलो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे आसानी हो जाएगी उनको वोट करने के लिए। उनको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे वोटिंग मतलब बहुत ही हैक्टिक चीज़ है, उनको ईज़ हो जाएगी उस चीज़ से। फिर है स्वीप में वही PWDs जो हैं उनको एंगेज किया जाएगा, और उनके आसपास के फ्रेंड्स, फैमिलीज़ और पोलिंग ऑफिशियल्स को भी सेंसिटाइज किया जाएगा उनकी वोटिंग को लेकर। फिर क्या है, मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, जिसमें कोई भी एक माइग्रेंट है, इधर कश्मीर से ही मतलब नहीं, कोई भी एक माइग्रेंट है, मान लो कोई बिहार यूपी से है या कोई राजस्थान से इधर उधर माइग्रेट कर गए हैं, तो उनको वापस अपने घर नहीं जाना पड़ेगा वोट करने के लिए। वो इसके थ्रू वोट कर सकते हैं, वो जिधर भी हैं उधर से ही। फिर है एक पोस्टल बैलेट, ये तो पहले का ही है। इसमें क्या होता है, वोट्स जो है वो पोस्ट के थ्रू सेंड होते हैं। ठीक है, स्पेशल वोटर्स सब कौन कौन दे सकता है इनको? स्पेशल वोटर्स, सर्विस वोटर्स, इलेक्शन ड्यूटी पर जो है वो, प्रिवेंटिव डिटेंशन पे जो है वो। ठीक है, और प्रॉक्सी वोटिंग, ये जो है इट अलाउज रजिस्टर्ड इलेक्टर्स टू डेलीगेट हिज वोटिंग राइट्स। प्रॉक्सी वोटिंग में क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हम एक रजिस्टर्ड वोटर हैं जो कि प्रॉक्सी वोटिंग के लिए रजिस्टर्ड है, तो हम किसी को बोल सकते हैं कि चलिए हम तो बाहर है, हमने हमारी मम्मी को बोल दिया है कि मम्मी आप जाके वोट दे सकती हैं, लेकिन उसका एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। फिर देखते हैं हम कि सर्विस वोटर्स में कौन कौन आते हैं। सर्विस वोटर्स में हमारे आ जाएंगे कौन, आर्म फोर्सेस के मेंबर्स, पुलिस फोर्स के मेंबर्स जो कि आउटसाइड स्टेट काम कर रहे हैं, और फिर ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय जो इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं, और फिर मेंबर्स ऑफ अ फोर्स टू विच आर्मी एक्ट 1950 अप्लाई होता है। ठीक, कितने ये देखो मेंस पॉइंटर्स भी इससे बहुत अच्छे बन जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ, एक मिनट, हाँ, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ, एक मिनट, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, है ना। तो कुछ इसमें दिया हुआ है डेटा कि 44% ऑफ सिटिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है वो सीरियस क्रिमिनल चार्जेस जो है वो फेस कर रहे हैं। 5% उनमें से बिलियनर हैं। फिर इसमें से कुछ और रिपोर्ट है जो हाईलाइट करती है 50% ऑफ MPs, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, वो यूपी, मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश से जो आ रहे हैं वो क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहे हैं। फिर ये भी वैसे ही कुछ दिया हुआ है, तो आप उसको रीड कर लेना। फिर क्या है भाई, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो हमारे मेंस के हिसाब से बहुत तगड़ी चीज़ है, जिसको अगर हम कोट करेंगे तो हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। क्या है वो चीज़, देखिए,
क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे क्वेश्चन आता है तो हम उसको लिख सकते हैं पहली बात तो इंट्रो में ही, रेफर्स टू इन्फिल्ट्रेशन। जब क्रिमिनल्स, लॉ ब्रेकर्स, करप्ट इंडिविजुअल पॉलिटिकल सिस्टम में आने लगते हैं, इन्फिल्ट्रेट होने लगते हैं, वो क्या करते हैं फिर वो उस चीज़ का और यूज़ करते हैं, मतलब क्रिमिनलाइजेशन का और यूज़ करते हैं, पैसे का, पावर का, मसल पावर का, ताकि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें। और ये हमारे कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनके इंटरेस्ट के कॉस्ट पे होती हैं ये सब चीज़ें, है ना, कि भैया हमने तो वोट दिया ताकि हमारे इधर सड़क बन सके। अब पता चल रहा है कि वो वोट गया किसी क्रिमिनल को, अब जब हम सड़क बनवाने के लिए गए हैं तो वो हमको ही धमका रहे हैं, तो हम चुप रह गए। अब सोच रहे हैं कि अरे पॉलिटिशियंस तो ऐसे ही होते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है। रीजंस क्या है, ये क्यों इंक्रीज़ हो रहा है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ और क्रिमिनल्स के बीच का नेक्सस बहुत बढ़ता जा रहा है ना। एक दूसरे के फेवर में काम कर रहे हैं कि भाई तुम हमारे लिए काम करो, हम तुम्हारे लिए काम करेंगे, और जनता के लिए काम अल्टीमेटली कोई नहीं कर रहा है। फिर रूल्स नहीं हैं, लॉज नहीं हैं प्रॉपर, ताकि वो इलेक्शंस को गवर्न कर सकें, इलेक्शन प्रोसीजर्स को प्रॉपरली गवर्न कर सकें। फिर तीसरा क्या है, मनी पावर। आज हम कितना ही जान लें कि ये नेता जो हैं, ये जो हमारे नेता जी हैं वो करप्ट हैं, लेकिन जैसे ही वो आते हैं हम लोग हाथ जोड़ के उनके पास खड़े हो जाते हैं, बिकॉज उनके पास मनी है, पावर है। तो थोड़ा सा वोटर्स को ही अवेयर होना चाहिए कि नहीं, हमारा वोट है, हमें किसको देना है वो हमारा डिसीजन होना चाहिए, ठीक है, ना कि क्या वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं उसके बेसिस पर। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। फिर क्या है, इन चीज़ों का इम्पैक्ट क्या है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट क्या है? तो ये सीधी सी बात है, फ्री और फेयर इलेक्शंस के अगेंस्ट है, गुड गवर्नेंस को अफेक्ट करती है, पब्लिक सर्वेंट्स के इंटेग्रिटी को अफेक्ट करती है ना। ये कीवर्ड्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, इनको आप अपने मेंस में ज़रूर कोट करें। करप्ट एक्टिविटीज़ लाइक टेकिंग ब्राइब्स, एम्बेजलिंग पब्लिक फंड्स, है ना, पब्लिक फंड्स की धांधली, डैमेजेस सोशल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी, इन सब चीज़ों को इम्पैक्ट करते हैं और बढ़ाते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के कोई जजमेंट्स हैं? देखो, जब भी हम हमारे आंसर्स में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ लिख देते हैं तो हमारा आंसर और मजबूत हो जाता है, फैक्ट्स रख जाते हैं ना सामने, इसलिए। तो हाँ, है जजमेंट है, कौन कौन से हैं, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में, और क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में। ये आप अपने नोट्स में लिख लें, पॉलिटी के नोट्स में। आई होप आप लोग लिखते चल रहे हैं, नोट्स बनाते चल रहे हैं। तो लिली थॉमस में क्या हुआ था, एमपी स्टेट लेजिस्लेचर कन्विक्टेड ऑफ क्राइम विद अ मिनिमम सेंटेंस ऑफ 2 years इम्प्रिजनमेंट वुड सीज टू बी मेंबर ऑफ द हाउस। अगर कम से कम 2 साल की सज़ा है तो भी क्या हो कि जेल है, तो वो सीज करेंगे मेंबर ऑफ हाउस होने से, ठीक, एमपीज या फिर कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर के हैं वो लोग। तो फिर अ पर्सन कैन नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम मेंबरशिप इन अ लेजिस्लेटिव बॉडी ऑन मियर फ्रेमिंग ऑफ क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट देम। ये कौन कहता है, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन, कि अगर सिर्फ चार्जेस लगे हैं क्रिमिनल वाले तो इसका मतलब ये नहीं है कि दे हैव टू रिज़ाइन, डिसमिस हो जाएंगे या डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे वो इलेक्शन से या मेंबरशिप से, ऐसा नहीं है। क्यों ये ऐसा क्यों किया है आपको, क्यों इसलिए किया है क्योंकि अगर मान लो ये पॉलिटिकल पार्टी है और एक भी पॉलिटिकल पार्टी है, उन दोनों में दुश्मनी चल रही है, तो उन्होंने फॉल्स क्रिमिनल चार्जेस लगवा दिए ताकि ये डिस्क्वालीफाई हो जाए मेंबरशिप से। तो ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है, इसलिए क्या होता है, उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन ने ये कर रखा है, ठीक। फिर नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स बाय इलेक्शन कैंडिडेट्स। देखिए, इलेक्शन के पूरे आर्टिकल्स हैं ये हमारे। अभी ऊपर हमने ईवीएम वीवीपैट को देखा, फिर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स देखा, उससे पहले हमने क्या देखा था, इलेक्शन कमीशन ने होम वोटिंग स्टार्ट कर दी है ना। तो ये अच्छा आपका बेस डेवलप हो रहा है और आई होप आपको बहुत अच्छे पॉइंटर्स भी मिल रहे होंगे आपके नोट्स में ऐड करने के लिए, मीन्स नोट्स में, है ना, और प्रीलिम्स में भी। तो चलिए अब हम इस टॉपिक, ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक है ना, क्योंकि फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ऐसे आस्क गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स है, तो ये इलेक्शन से कनेक्ट भी नहीं कर रहा है, तो हम इसको अलग से ही देख लेंगे। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने वाइल हियरिंग एन अपील ऑन इलेक्शन पिटीशन ये कहा है कि जो इलेक्शन कैंडिडेट्स के पास भी राइट टू प्राइवेसी है,
ऐसे मैटर्स में जिनका कोई लेना देना नहीं है वोटर्स के साथ, पब्लिक्स के साथ, या फिर उनकी कैंडिडेचर ऑफ लाइफ से वो रिलेवेंस रखता है, तो वहाँ पे राइट टू प्राइवेसी है। दे नीड नॉट टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। ठीक है, फिर क्या है, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं क्या रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन कैंडिडेट्स। हाँ, एक सेक्शन 33 है आरपीए 1951 का, और एक है सेक्शन 36 ऑफ आरपीए 1951 का अगेन। ठीक, तो सेक्शन 33 जो है वो किसके साथ डील करता है, वो डील करता है नॉमिनेशन फॉर इलेक्शंस के साथ, है ना, कैंडिडेट्स के, और प्रेजेंटेशन ऑफ वैलिड इन्फॉर्मेशन। वहीं 36 जो है वो स्क्रूटनी प्रोवाइड करता है ना, नॉमिनेशन के लिए कि भाई, और एम्पावर करता है रिटर्निंग ऑफिसर को कि अगर कोई भी नॉमिनेशन है, आपको वो लग रहा है कि ये तो थोड़ी गड़बड़ लग रही है, तो उस चीज़ को वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब पहला वाला नॉमिनेशन के साथ डील करता है, और फिर सेकंड वाला जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर को पावर देता है कि वो उस पर कोई भी इंफॉर्मेशन चेक कर सकें, है ना, और उसको अगर उनको गलत लगता है तो उसको खारिज भी कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपने इसका नोट्स वगैरह सब बना लिया है। देखो, नोट्स पे मैं बार बार इसलिए एम्फेसाइज़ कर रही हूँ क्योंकि आखिरी में हमारे साथ वही रह जाता है जब कुछ भी नहीं रहता है, और फिर हमारे लिए वो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करता है, हम उसको रिवाइज़ कर सकते हैं बार बार। ठीक है, आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अच्छा लगे तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ।